आपके हर बैनर पोस्टर पे शिक्षाविद कारी साहू लिखा रहता है। लोगों का कहना है कि क्या कारी साहू ही सिर्फ कांटी में शिक्षाविद है, उनके अलावा कभी कोई शिक्षित हुआ ही नहीं या कोई करने की चेष्टा लोगों की नहीं? कांटी में बहुत शिक्षाविद हुए। शिक्षाविद का मूल अर्थ होता है जो शिक्षाओं में संपूर्णता प्राप्त किए हो, शिक्षा के प्रति उसकी अभिरुचि हो, शिक्षा जगत में उनका एक बहुत बड़ा क्रियाविधि हो। कांटी में शिक्षाविद नहीं है सो बात नहीं है, लेकिन हर आदमी का उद्देश्य होता है कि हम क्या करें। कोई शिक्षाविद रहे लेकिन उस शिक्षा को बढ़ावा का कार्य नहीं किए। आज पिछले 35 वर्षों में मैं कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा जनताओं से कि जो शिक्षा में क्रांति मैंने लाया, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग थे, जिनको पैसा नहीं था, बच्चा पढ़ नहीं पाता था, उसको साधारण सहयोग राशि के माध्यम से अथवा निःशुल्क शिक्षा दे करके उन बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़े हैं। क्या जरूरत आन पड़ी कि एक शिक्षक अब नेता बनने चले हैं? आपको शायद मालूम होगा, इस देश का जो प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र बाबू शिक्षक रहे, और वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो भी शिक्षक ही रहे। वास्तविक विकास के लिए एक शिक्षक को राजनीति में आना अति आवश्यक है। ज्ञान देने वाले कारी सर अब वोट लेने घर घर जाएंगे। जैसे ज्ञान उन बच्चों को देते हैं जो अज्ञानी होता है, तो अज्ञानी को ज्ञान देकर के समाज की मुखरधारा से जोड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार जो राजनीतिक में दलदलपन की स्थिति आ गया है, राजनीतिक में जो अराजकता का स्थिति आ गया है, उस अराजकता की स्थिति को बदलने के लिए, समाज का प्रेम स्नेह लेने के लिए और समाज को बेहतर दिशा में ले जाने के लिए हम राजनीति में आए हैं। शिक्षा का आधार बना करके चुनाव जीतना कितना सफल मान रहे हैं? शिक्षा का आधार बना करके 100% चुनाव जीता जाता है, क्योंकि शिक्षा जिन्होंने प्राप्त किया उनको आत्मबोध है लोकतांत्रिक व्यवस्था का। उनको ज्ञान है कि ये शिक्षक जब आएंगे तो सर्वांगीण विकास समाज का होगा। और आप पे आरोप लगता है, एक आरोप लगता है कई लोगों के बीच में, जब हमने गया तो उनका कहना है कि कारी सर की जन्मस्थली भूमि कांटी नहीं है, कर्मभूमि भले ही आपकी कांटी रही हो। इस संबंध में सर क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? जैसे देश आज़ाद हुआ तो बापू आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत मोतिहारी से की है, शायद मालूम होगा, चंपारण आंदोलन से की है। तो बापू तो चंपारण पैदा नहीं लिए थे, लेकिन वहाँ के किसानों के साथ जो समस्या थी, उस समस्या को लेकर पूरे देश में आंदोलन किया और देश आज़ाद हुआ। आरोप लगाना हमारे मित्रों का दायित्व है, कर्तव्य है। आरोप उसी पर गठित किया जाता है जो करते हैं, जो करने की क्षमता रखते हैं, जिनमें योग्यता है, जो समाज के विकास में अपनी मैंने अपना जीवन यहाँ समर्पित कर दिया। 35 वर्ष जवानी से लेकर अब हमारा बाल पक रहा है, तो जरा सोचिए कि जिस कर्म भूमि पर मैंने अपना जीवन सर्वस्व कर दिया निछावर, वहाँ के लोगों की उन्नति के लिए, वहाँ के लोग, जिस बच्चे को नौकरी हो गया, वो कल मजदूरी करता था उसका पिता, जिसका आर्थिक उन्नति हो गया, तो कारी सर ने गलत कर दिया। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। नगर परिषद कांटी में चुनावी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि कांटी नगर परिषद में अब जो प्रत्याशी है वो लगातार नामांकन के प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। इस कड़ी में बातचीत करने हम पहुंचे हैं सत्ता के दावेदार कारी साहू, जो कि सभापति के उम्मीदवार है कांटी नगर परिषद क्षेत्र से। और बातचीत करनी इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि पहली बार आज इनका इंटरव्यू करने जा रहे हैं। सर का समय, बहुमूल्य समय मिला, इसके लिए तो सबसे पहले सर आपका धन्यवाद हम देते हैं। और मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं और आपके साथियों को कि आपने यह अवसर आज हमको दिया है। सर, कांटी नगर परिषद चुनाव की हलचल तेज हो गई है, तैयारी सालों से चल रही थी। चुनावी मैदान में सभापति पद के उम्मीदवार आप भी हैं। सबसे पहले तो यह जानना चाहेंगे, 17 तक नामांकन की तिथि है, नामांकन की प्रक्रिया कब कर रहे हैं? हम 17 तारीख को नामांकन करेंगे। क्या कुछ अपील करेंगे नगर परिषद के लोगों से? हम नगर परिषद के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि नगर परिषद को एक आदर्श नगर परिषद बनाने के लिए हमारा जो संकल्प है, छात्र नौजवानों के लिए, व्यवसायियों के लिए, किसानों के लिए और यहाँ के खासकर महिलाओं के लिए सबों का सर्वांगीण विकास हो। चूँकि व्यवसायियों को सुरक्षा, सम्मान और सहयोग की आवश्यकता है, छात्र नौजवानों को शिक्षा और रोजगार की आवश्यकता है, महिलाओं को रोजगार की आवश्यकता है, किसानों को बेहतर कृषि उपलब्धि की व्यवस्था है,
और इस तरह से पशुपालक हैं, मजदूर वर्ग हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, उन तमाम लोगों का विकास कैसे हो, एक माइक्रो प्लान के माध्यम से हम समाज नगर परिषद का उन्नति और विकास चाहते हैं। सामाजिक समरसता के आधार पर जात धर्म भेद को ऊपर उठाते हुए समाज में पारस्परिक बेहतर वातावरण का निर्माण हो, अपराध मुक्त समाज हो और जो सरकार की वास्तविक योजनाएं जो है वो जन जन तक पहुँचे, यही हमारा उद्देश्य है। सर, बीडी न्यूज का एक अभियान चल रहा है कि सत्ता के दावेदार जो भी है कांटी नगर परिषद में, उनसे हम सीधा सवालात करें। इस कड़ी में आप हमारे साथ है आज, और नामांकन की प्रक्रिया 17 को करनी है, लेकिन सवाल जनता की है। क्योंकि जब क्षेत्र में हम पहुंचते हैं तो कई लोग हमें यह कहते हैं कि कारी सर जो कि शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहतर कार्य कर रहे थे, अपने संस्थान संविधा कोचिंग संस्थान को उन्नति के शिखर पे पहुंचाए, बच्चों को शिक्षित कर रहे थे, क्या जरूरत आन पड़ी कि एक शिक्षक अब नेता बनने चले हैं? आपको शायद मालूम होगा, इस देश का जो प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र बाबू शिक्षक रहे, और वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो भी शिक्षक ही रहे। वास्तविक विकास के लिए एक शिक्षक को राजनीति में आना अति आवश्यक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का भी नाम आप सुने होंगे। इस तरह के सैकड़ों राजनीतिज्ञ जो समाज को बेहतर दिशा दिया, जो समाज के उन्नति में लगे, वो शिक्षक ही इस रूप को दे सकते हैं। क्योंकि शिक्षक के पास समाज की उन्नति का सारा गुण रहता है। वो कैसे बच्चों का विकास करा सके, किस तरह से भावनात्मक डेवलप करा सके, बच्चों को किस दिशा में ले जाए, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ले जाए, मेडिकल के क्षेत्र में ले जाए, कानून के क्षेत्र में ले जाए, एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में ले जाए, जिस भी क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं, ये कला शिक्षकों के पास होता है। और शिक्षक चूँकि समाज से घर घर से जुड़े होते हैं। आज हम नगर परिषद कांटी के पिछले 35 वर्षों से इस इलाके में घर घर से जुड़े हुए हैं, उनकी आर्थिक दशा को देख रहे हैं। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों को मैंने बेहतर तालीम देकर समाज के मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया है। आप जब घूमेंगे तो आपको लगेगा कि कोठिया हुआ, तिवारी टोला हुआ, गोसाई टोला हुआ, इस तरह से जो नगर परिषद का इलाका है, अकराहा खरगी हो गया, पकरी हो गया, नरसंडा हो गया, तमाम बरियारपुर हो गया, भगवानपुर हो गया, शेरना हो गया, आपको कुशी नुनफर हो गया, ये तमाम क्षेत्रों में जो शिक्षा का अलखमय जगाया, उससे लोगों में जागृति हुआ कि कारी सर अगर सभापति होते हैं तो निश्चित तौर से जो नगर परिषद जैसे क्षेत्रों में जो भ्रष्टाचारी होता है, इस तरह के लोग उदासीन होते हैं, जो जनप्रतिनिधि आते हैं और उनको रचनात्मक विकास का ज्ञान नहीं हो करके वो व्यक्तिगत विकास में लग जाते हैं, और वास्तविक रूप से जो शहरीकरण हुआ उस शहरीकरण का स्वरूप डेवलप नहीं हो पाता है। आपको मालूम होगा कि यह उत्क्रमित नगर पंचायत से ये नगर परिषद बना है। पिछले 20 सालों में यहाँ पर 14 वार्ड थे। आप हर वार्डों का जब भौतिक मूल्यांकन करेंगे तो कहीं नाला नहीं है, पानी का जल जमा होता है, कहीं सड़क अच्छी नहीं है, टूटा हुआ सड़क है, लोग गिर जा रहे हैं, घुटने टूट जा रहे हैं, पैर टूट जा रहा है, अस्पताल जा रहा है। और भी व्यवस्था, नल जल की जो व्यवस्था सरकार ने लागू किया, उसको भी सिस्टम से चलने यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने नहीं दिया। मूलभूत समस्या पे हम आएंगे, लेकिन आपने कहा कि सर्वपल्ली राधाकृष्ण का उदाहरण दिया, आपने द्रौपदी मुर्मू का उदाहरण दिया, लेकिन तब की राजनीतिक भौगोलिक स्थिति अलग थी, परिस्थिति अलग थी। लेकिन अभी के समय में लोग कहते हैं इस बात को कि राजनीतिक दलदल है, राजनीतिक कीचड़ है, और एक शिक्षक समाज के आईने होते हैं, समाज के दर्पण होते हैं। ज्ञान देने वाले कारी सर अब वोट लेने घर घर जाएंगे। जैसे ज्ञान उन बच्चों को देते हैं जो अज्ञानी होता है, तो अज्ञानी को ज्ञान देकर के समाज की मुखरधारा से जोड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार जो राजनीतिक में दलदलपन की स्थिति आ गया है, राजनीतिक में जो अराजकता का स्थिति आ गया है, उस अराजकता की स्थिति को बदलने के लिए, समाज का प्रेम स्नेह लेने के लिए और समाज को बेहतर दिशा में ले जाने के लिए हम राजनीति में आए हैं। कुछ लोगों की आपत्ति इस बात को लेकर के है, सवाल उनका है, आपके हर बैनर पोस्टर पे शिक्षाविद कारी साहू लिखा रहता है। लोगों का कहना है कि क्या कारी साहू ही सिर्फ कांटी में शिक्षाविद है, उनके अलावा कभी कोई शिक्षित हुआ ही नहीं या कोई करने की चेष्टा लोगों की नहीं? कांटी में बहुत शिक्षाविद हुए। शिक्षाविद का मूल अर्थ होता है जो शिक्षाओं में संपूर्णता प्राप्त किए हो, शिक्षा के प्रति उसकी अभिरुचि हो, शिक्षा जगत में उनका एक बहुत बड़ा क्रियाविधि हो। कांटी में शिक्षाविद नहीं है सो बात नहीं है,
लेकिन हर आदमी का उद्देश्य होता है कि हम क्या करें। कोई शिक्षाविद रहे लेकिन उस शिक्षा को बढ़ावा का कार्य नहीं किए। आज पिछले 35 वर्षों में मैं कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा जनताओं से कि जो शिक्षा में क्रांति मैंने लाया, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग थे, जिनको पैसा नहीं था, बच्चा पढ़ नहीं पाता था, उसको साधारण सहयोग राशि के माध्यम से अथवा निःशुल्क शिक्षा दे करके उन बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़े हैं। तो शिक्षाविद कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है जी। हम ये नहीं कहना चाहते कि कोई शिक्षाविद नहीं है तो वो उस तरह के समाज के सेवा के लिए आगे जो आते हैं उनको हम सम्मानित करते हैं। बहुत लोग यहाँ आए हैं, आप जानते हैं कि आदरणीय डॉक्टर A.K. दास जी हैं जी। जो यहाँ के बेहतर शिक्षाविद हैं और यहाँ के समाज के कल्याण के लिए कार्य किए हैं। डॉक्टर प्रोफेसर अशोक जी हैं। तो इस तरह से आप जानते हैं कि डॉक्टर अभिनंदन बाबू हैं, अभिनंदन चौधरी जी, जिन्होंने कॉलेज खोल करके समाज को बेहतर दिशा देने का काम किया। तो शिक्षाविदों की कमी ने सब लोग अपने अपने स्तर से करते हैं। मैं भी इस समाज में आया तो आर्थिक रूप से पिछड़े और सामाजिक रूप से जो पिछड़ा हुआ बच्चा था उस पर मैंने अपना कार्य किया और आज चारों तरफ दिखने को मिल रहा है कि घर घर में बच्चे उन्नति के मार्ग पर जा रहे हैं, बच्चे विभिन्न पदों को सुशोभित कर रहे हैं। मैंने तो कई टोला मोहल्ला में शिक्षक भी पैदा किया कि भाई आप वहाँ, हम छोटे बच्चों को यहाँ तक पहुँचने में मुश्किल है, आप वहाँ बैठ करके ज्ञान दे दो। अब देखिए पकड़ी में भी मेरा शिष्य है कि शिक्षा का केंद्र चला रहा है, कोठिया में शिक्षा का केंद्र चला रहा है, तो इस तरह से क्या कहते हैं कि अकराहा में चला रहा है। तो शिक्षा जब तक नहीं मिलेगा, भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा जो है शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। लेकिन सर आपको लगता है कि इन सब के क्रियाकलापों से एक शिक्षक के रूप में जो आप समाज को दिए, इसका फायदा आपको चुनाव में मिलता दिख रहा है? बिल्कुल दिखता मिल रहा है। जितने भी छात्र नौजवान प्रबुद्ध हुए हैं जी। उनको व्यवस्था, जनतांत्रिक व्यवस्था का बोध है, ज्ञान है कि जनतंत्र में जनता के कल्याण के लिए सरकार काम करती है। गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक यह बोध शिक्षाविदों को ही होता है मूलतः सर। लेकिन देखा जाता है चुनाव आने पर जाति, धर्म, समुदाय, शिक्षा, रोड, नाला, सड़क की बातें होती है, लंबे लंबे वादे करते हैं। कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में शिक्षा का आधार बना करके चुनाव जितना कितना सफल मान रहे हैं। शिक्षा का आधार बना करके 100% चुनाव जीता जाता है, क्योंकि शिक्षा जिन्होंने प्राप्त किया उनको आत्मबोध है लोकतांत्रिक व्यवस्था का। उनको ज्ञान है कि ये शिक्षक जब आएंगे तो सर्वांगीण विकास समाज का होगा। आज जो चूंकि उनको सारे चीज़ों का अनुभव है कि किस तरह से विकास किया जाएगा, माइक्रो प्लानिंग के सिस्टम के माध्यम से जनतांत्रिक व्यवस्था में विकास होता है कि वहाँ जो वार्ड है वहाँ पर एक आम सभा 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का एक आम सभा करके और कौन कौन सी समस्या है उन तमाम समस्याओं को संग्रह करके और स्टेप बाय समाधान करने का प्रयास शिक्षा विधि करते हैं। अच्छा, शिक्षा के लिए क्या सोचे हैं? अगर आप चुनाव में आए हैं तो जरूर मैनिफेस्टो आपका होगा, प्राथमिकता होगी, चुनावी मुद्दे होंगे। हम एक ही मुद्दा शिक्षा को लेकर के चलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कांटी को क्या दीजिएगा? शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ हम बहुत कुछ देने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो जितना सरकारी विद्यालय है उसको बेहतर एपरेटस से कंप्यूटर युक्त करेंगे और टेक्निकल एजुकेशन का बढ़ावा देंगे। जैसे ITI संस्थाओं का, पॉलिटेक्निक संस्थाओं का, NM संस्थाओं का, यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, यहाँ डिग्री कॉलेज की व्यवस्था करेंगे और बच्चों को जो पढ़ाने का जो सिस्टम है वो अत्याधुनिक तरीके से यहाँ डेवलप हम करवाएंगे, ताकि बच्चा जो अभी वैश्वीकरण के युग में छात्र प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था करेंगे। प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था के तहत क्या होगा कि बच्चे IAS IPS यहाँ का बनेंगे। अभी तक यहाँ के बच्चे IAS IPS में नहीं जा रहे हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में पहुँचे हैं। तो हम चाहते हैं कि कांटी नगर परिषद का बच्चा देश के मानचित्रों पर अपनी पहचान बनाए। उसके लिए जितना अत्याधुनिक शिक्षा की व्यवस्था होगी, तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था होगी, प्रतियोगी शिक्षा की व्यवस्था होगी, वार्ड वार्ड में पुस्तकालय की व्यवस्था होगी, वो पुस्तकालय बच्चों को एजुकेशन से जोड़ेगा। तो इस तरह से और जितने भी सरकारी विद्यालय है उसमें अत्याधुनिक शिक्षा की व्यवस्था हम करेंगे। सर एक सवाल जनता का ही है और आप पे आरोप लगता है, एक आरोप लगता है कई लोगों के बीच में जब हमने गया तो उनका कहना है कि कारी सर की जन्मस्थली भूमि कांटी नहीं है, कर्मभूमि भले ही आपकी कांटी रही हो और कांटी को जो जन्म लेने, कांटी की धरती पे जो जन्म लेने वाले हैं, कांटी के दर्द को समझते हैं, कांटी की भौगोलिक स्थिति को समझते हैं। कारी सर अपने कर्म क्षेत्र को जानते हैं, लेकिन यहाँ की माली स्थिति, भौगोलिक स्थिति, परिस्थितियाँ क्या बीती है या क्या है,
उतनी समझ नहीं है, और समझ है भी तो यहाँ के स्थानीय लोगों की वजह से, जिनके कारण कारी सर आज एक संविधा कोचिंग चलाने वाले कारी सर को इतने बड़े स्तर पे लोग जान रहे हैं। इस संबंध में सर क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? जैसे देश आज़ाद हुआ जी तो बापू आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत मोतिहारी से की है, शायद मालूम होगा, जी, बिल्कुल। चंपारण आंदोलन से की है। तब बापू तो चंपारण में पैदा नहीं लिए थे, लेकिन वहाँ के किसानों के साथ जो समस्या थी, उस समस्या को लेकर पूरे देश में आंदोलन किया और देश आज़ाद हुआ। हमारा यह कर्मभूमि है। मैंने गांव-गांव में सर्वे किया कि यहाँ की आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है, और तब मैंने यहाँ शैक्षणिक संस्थान की स्थापना किया कि वास्तव में यहाँ शिक्षा की आवश्यकता है। यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि रहे, अगर वो इसका मूल्यांकन कर लिए होते तो निश्चित बहुत अच्छे वातावरण का निर्माण हो गया रहता। अभी 20 वर्षों में नगर पंचायत रहा, नगर पंचायत ने शहरीकरण का रूप देने में नाकामयाब रहा। ठीक है कि इसका प्रमोशन हो गया, तो आरोप लगाना हमारे मित्रों का दायित्व है, कर्तव्य है। आरोप उसी पर गठित किया जाता है जो करते हैं, जो करने की क्षमता रखते हैं, जिनमें योग्यता है, जो समाज के विकास में अपनी मैंने अपना जीवन यहाँ समर्पित कर दिया। 35 वर्ष जवानी से लेकर अब हमारा बाल पक रहा है, तो जरा सोचिए कि जिस कर्म भूमि पर मैंने अपना जीवन सर्वस्व कर दिया निछावर, वहाँ के लोगों की उन्नति के लिए, वहाँ के लोग, जिस बच्चे को नौकरी हो गया, वो कल मजदूरी करता था उसका पिता, जो उसका आर्थिक उन्नति हो गया, तो कारी सर ने गलत कर दिया। और जो जनप्रतिनिधि समाज को आज तक मान लीजिए कि चकमा में रखा, तो वो स्थानीय होने के बाद भी वो क्या बेहतर कर दिया। उपलब्धि बढ़ने के साथ साथ आलोचक भी बढ़ते हैं, इस बात को हम भी मानते हैं। लेकिन सर आपको क्या लगता है, कांटी नगर पंचायत जो अपग्रेड हुआ नगर परिषद में, कांटी नगर पंचायत की विकासात्मक मूल्यांकन आप किस आधार पे करते हैं? कितना विकास हुआ था पूर्व नगर पंचायत का? पूर्व नगर पंचायत का जो वास्तविक विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। कहाँ कमी रह गई थी? वो कमी, कई प्रकार की कमी रह गया। नगर पंचायत शहरीकरण होता है, 70% आबादी गैर कृषि कार्यों पर आश्रित होता है, तो यहाँ तो सबसे पहले यहाँ के लोगों का रोजगार का सृजन होना चाहिए था। यहाँ बेहतर सड़क का निर्माण होना चाहिए था, यहाँ बेहतर नाला का निर्माण होना चाहिए था, हर घर को शहरीकरण के कारण आवास होना चाहिए था। शहरीकरण में है कि सबको शहरीकरण में आवास की व्यवस्था होनी चाहिए, तो इन तमाम चीज़ों में पूरा नहीं हो पाया, जिसके कारण शहर का स्वरूप नहीं दिख रहा है। आज भी जाकर देखिए आपको क्या कहते हैं, गोसाई टोला का जो स्थिति है, कोठिया का जो स्थिति है, यहीं गोप टोला का जो स्थिति है, या मान लीजिए कि आपको क्या कहते हैं कि तिवारी टोला रहा है यहाँ नगर पंचायत में, तो रहा है। किशुन नगर में देखिए आज भी 2-250 पासवान भाई का टोला है, और वहाँ पर सड़क आज तक आज़ादी के बाद भी उस टोला में सड़क नहीं पहुँचा। तो इसको आप क्या कहेंगे? कमियां है, निश्चित तौर से हमारा उद्देश्य है उन तमाम कमियों को समाज के लोगों के सहयोग से, यहाँ के जनता के सहयोग से हम उस कमियों को दूर करने का प्रयास, क्योंकि जनतंत्र में जनता मालिक है और उनको स्वयं उस कमियों को दूर करने के लिए आगे आना होगा। लेकिन एक गाइडलाइनर होना चाहिए, नेतृत्वकर्ता होना चाहिए, उनको बोध कराने वाला होना चाहिए। सर जैसे कि आपने इन बातों को कहा, तो हम आपको थोड़ा सा इस बात को दर्शाना चाहते हैं कि नगर पंचायत जब अपग्रेड हुआ, नगर परिषद में कई ग्रामीण क्षेत्रों को, कई पंचायत के क्षेत्रों को उसमें समाहित किया गया। कृषक योग्य भूमि अभी भी वहाँ पे बड़ी भूभाग उसका दिखता है, लेकिन अब लोग कहते हैं इस बात को कि इसको जरूरी नहीं था कि इसको नगर परिषद में शामिल करना चाहिए था, शहरीकरण करना चाहिए था, अतिरिक्त टैक्स का बढ़ावा लोगों पे बोझ बढ़ेगा। जैसे आप इस विषय पर ये चिंतन है जी कि जैसे कोई बच्चे अशिक्षित रहते हैं, आज जब वो शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बदल जाता है। मान लीजिए गांव का परिदृश्य है और नगर परिषद बढ़ाने के लिए अधिक आबादी की आवश्यकता थी, तो उस स्थिति में जो भौगोलिक जो एरिया था जिसको इसमें जुड़ना था, उसको लोगों ने जोड़ दिया। सर, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने अभी कहा ना कि जो नगर पंचायत पूर्व में थी, अभी भी कुछ वैसे जगह है जहाँ आज़ादी के बाद सड़क नहीं पहुँची, पेयजल शुद्ध नहीं मिल पाया, शौचालय की व्यवस्था नहीं हो पाई। तो जब उन 20 सालों में नहीं हो पाया, तो ये उम्मीद कैसे की जा सकती है कि अपग्रेड होने के बाद नए क्षेत्र में इतने सारे विकासात्मक कार्य होंगे? निश्चित विकास, इसलिए हम कह रहे थे, बीच में आपका सवाल आ गया
चूंकि आप हमसे बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं। नहीं नहीं सर, ये आप एक शिक्षाविद और बेहतर वक्ता है, इसलिए आपसे बातचीत करके कह रहे थे कि गांव को शहर में लाने का उद्देश्य सरकार का होता है कि वो शहरीकरण होना, उसका विकसित रूप हो जाना। गांव में ही रहने वाला जिस परिवेश में रहता है उसी परिवेश के आधार पर रहता है। विकास नहीं हुआ, लेकिन जनता मालिक का अगर कृपा होगा, जैसे शिक्षाविद लोगों को जब वो लाएंगे उस पद पर लाएंगे, अपने सेवक के रूप में लाएंगे, शासक के रूप में नहीं, सेवक चाहिए इस समाज को जो सेवा दे सके। और सेवक जो है वो वास्तविक विकास करेगा, क्योंकि सरकार के साथ जैसे कोई काम हम करते हैं उस काम पर केवल सरकार ही डिपेंड नहीं है, जनमानस को पहले आगे आना। तो जनता चाहेगी उसको जागरूक करने वाला। आज तक माइक्रो प्लान नहीं हुआ, आज तक ग्राम सभा वार्ड सभा नहीं हुआ, जबकि नियमता संवैधानिक रूप से है कि आपको कोई भी डेवलपमेंट का काम करना है तो वार्ड सभा करना है। अब कोई भी जनता जानबे नहीं करती है, किसी बात को जानकारी आप देंगे कि आप माइक्रो प्लान करेंगे कि इस वार्ड में ये सड़क बनना है, इस वार्ड में ये नाला बनना है, इस वार्ड में इन व्यक्ति को वृद्धा पेंशन की आवश्यकता है, इनको राशन कार्ड की आवश्यकता है, इन बच्चों को छात्रवृत्ति की आवश्यकता है, ये बीमार हो गए तो इनको इलाज की आवश्यकता है। ये तो जनता के बीच से बात आएगी ना। तो जब शिक्षाविद को लाएंगे तो जानकार लोग ही समाज का बेहतर विकास कर सकते हैं। जिनको बेहतर जानकारी नहीं है कि समस्या और समाधान, समस्या कहाँ है और समाधान कैसे होगा, हम केवल जानते हैं जनप्रतिनिधि हो गए, यहाँ जो फंड आएगा उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, ये कॉमन बातें हैं। आपके पिताजी 10 रुपया दिए, हमको एक कहानी याद आ गया। एक राजा के उसका भाई, कहानी सुनेंगे तो लंबा समय हो जाएगा, लेकिन एक सवाल हम इसी में सर आप 2 मिनट हम कहे थे। एक राजा का साला उसका मंत्री था, अब पत्नी चाहती थी कि वही साला ही मंत्री रहे, और जो ओरिजिनल मंत्री था उसको हटा दिया। यही बात स्थानीय और बाहरीकरण के कारण बता रहे हैं। तो उसने क्या किया कि भाई कहा कि 2 किलो साबे की रस्सी है, इसको 2 लाख में बेच कर आइए। पूरा बाजार घूम गया, उसको 2 लाख कहाँ से मिलेगा साबे की रस्सी को। लेकिन जब फिर उसको खोज कर लाया गया उस वजीर को, कहा भाई इसको 2 लाख रुपये में बेचना। कहा हुजूर तो 4 लाख में बेच देंगे। रानी आश्चर्य करने लगी, कैसे बेचेंगे। उसने क्या किया कि कहा कि हुजूर 2-4 सिपाही दे दीजिए, और 2-4 सिपाही लेकर दूसरे शहर में चला गया, उसी राज्य के दूसरे शहर में, और वहाँ पैमाइश का स्वरूप दिखाने लगा कि भाई रोड चौड़ीकरण होगा। रोड चौड़ीकरण में किसी किसी का घर सड़क के किनारे आया था। तो उसने कहा कि भाई साहब क्या समाधान है, तो कहा कि इसका समाधान जो है इस तरह से है, और वो वहाँ से 4 लाख रुपये लाकर दिया। तो ज्ञान और विवेक के आधार पर समाज का विकास होता है। समाज के विकास के लिए उदार बनना पड़ेगा, आपको त्याग और तपस्या का प्रतिमूर्ति बनना पड़ेगा, आपको व्यक्तिगत जीवन पर नहीं ध्यान देना पड़ेगा। सर रोड मैप क्या तैयार किया है, चुनावी अभियान है, चुनाव लड़ रहे हैं, तो प्राथमिकता क्या होगी, चुनावी मुद्दे क्या क्या हैं आपके। हमारा चुनावी मुद्दा सबसे पहले है छात्र शिक्षा, जो मैंने अभी आपको कहा था कि टेक्निकल एजुकेशन की बढ़ावा। सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ के व्यवसायियों के लिए कि व्यवसायी को सुरक्षा प्रदान हो, सम्मान मिले और सहयोग मिले, क्योंकि व्यवसायी को इंदिरा आवास और राशन कार्ड की आवश्यकता हम नहीं समझते महसूस होता है। उनको है कि सुबह से शाम तक अपना व्यापार करे और शाम को सुरक्षित अपने घर चले जाए। दूसरा चीज़ है यहाँ के किसानों के लिए कि जो भी किसान है, मान लीजिए 30% किसान है, किसानी का कार्य है, उसको उत्तम पैदावार हो। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात हमको ये है कि जो भूमिहीन लोग हैं और आवास रहित हैं, भूमि है ही नहीं, तो वैसे लोगों को भूमि की व्यवस्था करवाना सरकार से और आवास की व्यवस्था करवाना। और सबसे बड़ी बात है अभी की महिलाओं को बेरोजगारी, तो महिलाओं को रोजगार के लिए, घरेलू रोजगार के लिए, छोटे छोटे कुटीर लघु जो रोजगार हैं उसके तरफ हम बढ़ावा देंगे। हर घर में छोटे जैसे टिकली हुआ, मोमबत्ती हुआ, अचार हुआ, मान ली पापड़ हुआ, क्या कहते गिलास हुआ, कटोरा हुआ, इस तरह के उद्योग का बढ़ावा हम देंगे, ताकि जब लोग आर्थिक रूप से महिलाएं सबल होगी तो परिवार का विकास सर्वांगीण। मूलभूत समस्या किस रूप में देखते हैं कांटी नगर परिषद की वास्तविक समस्या, वर्तमान की समस्या क्या लगता है आपको सबसे बड़ा समस्या? सबसे बड़ा समस्या यहाँ के रोजगार की है। यहाँ के महिलाएं, युवा सब बेरोजगार है, उसका रोजगार मिले, बेरोजगारी दूर हो। उसके बाद यहाँ एक अच्छा वातावरण का निर्माण हो, सुरक्षात्मक वातावरण का निर्माण हो। और दूसरी अगली बातें हैं कि बेहतर सड़क का निर्माण हो, जल की जो समस्या है उसके लिए नाला का निर्माण हो, बिजली का व्यवस्था जो है वो प्रबंधन बेहतर हो, और विद्यालय कॉलेज ये सब बहुत सुंदर व्यवस्था में हो। ये तमाम बातों का हमारा जो है
और हम चाहते हैं कि शहर में जी। रात्रि प्रहरी की व्यवस्था हो। हम्म, जो रात्रि प्रहरी जो है वो गांव के लोगों को, ये नगर के लोगों की सुरक्षा प्रदान कर सके। बेहतर साफ सफाई की व्यवस्था हो। जी और क्या है कि जैसे स्ट्रीट लाइट जगह जगह लगे, जी जो लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी रहेगी। और छात्र जो खिलाड़ी हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है विकास। आज क्या कहते हैं कि हमने ये जो स्टेडियम बना है, गड्ढा था, वहाँ के छात्रों ने कहा, मैंने मिट्टी कर्म करवाया उसमें इस बार। और कुछ लड़के अभी जॉब में निकले भी हैं, अग्निवाला में, हमारा चेला सब अग्निवीर वाला में। तो खिलाड़ियों के लिए बेहतर वातावरण का निर्माण हो, प्रशिक्षक हो। मान ली क्रिकेट है, फुटबॉल है, उसके लिए प्रशिक्षक की व्यवस्था हो। तो प्रशिक्षक आएंगे, जब उसको प्रशिक्षण देंगे तो खेल के क्षेत्र में उसका भविष्य का निर्माण हो। आप जानते हैं कि खेल के माध्यम से भी लोग नौकरी पेशा में जाते हैं। तो हम खेल के भी कई बार अध्यक्ष रहे हैं। और चूंकि हम चाहते हैं कि यहाँ के खिलाड़ी लड़का लड़की हो, उसका बेहतर विकास हो, इसके लिए अच्छे स्टेडियम, जिम का भी, ओपन जिम की व्यवस्था हो। सरकार भी कर रही है जगह जगह पंचायत स्तर पर, लेकिन नगर स्तर पर जिम की व्यवस्था नहीं, ओपन जिम की। जिम से लोग शारीरिक रूप से ठोस होता है। पहले लोग पहलवान बनाते थे कि बेटा हमारा पहलवान रहेगा तो लड़ेगा जा करके, देश के लिए लड़ेगा, समाज के लिए लड़ेगा, राष्ट्र के लिए लड़ेगा। तो अब वह पहलवान बने जिम के माध्यम से। अब उस तरह का पुरानी बात तो है नहीं। तो खिलाड़ियों में खुले जिम की व्यवस्था, उसके लिए बेहतर योगासन की व्यवस्था, योग कला प्रशिक्षक की व्यवस्था, और जो खेल हैं उसके प्रशिक्षक की व्यवस्था भी हम करें। अंतिम सवाल सर आपसे लेंगे। अनेकों प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, ताल ठोक रहे हैं, कारीसर भी है। जीत के किला को कैसे भेदिएगा? क्योंकि एक चीज़ कहा जाता है चुनाव आने पर कि जाति कभी नहीं जाती है। चुनाव में खास करके जाति धर्म समुदाय से ऊपर उठ करके कारीसर के पास कौन सा ब्रह्मास्त्र है कि जीत के किला को भेद देंगे? हमारे पास प्रेम और नम्रता की धारा है। अच्छा। प्रेम और नम्रता के माध्यम से हम जात पात से ऊपर उठा हुआ मेरा व्यक्तित्व है। क्योंकि हम जो संस्था चलाए उसमें सभी जात धर्म के लोग आए, कोई बनावटी बहुरूपिया का रूप हमारा नहीं रहा। हमने खुलेआम सभी जाति धर्म के विकास पर काम किया, और हमारे पास अस्त्र है प्रेम और नम्रता। उस प्रेम नम्रता को लेकर के हम समाज के बीच में जाएंगे और समाज से आग्रह करेंगे कि आप अपना योग्य और दक्ष सेवक चुनिए, शासक चुनने की जरूरत नहीं है। चूंकि कई लोग प्रतिनिधि यहाँ किए हैं, तो उनका भी देखिए। और मौसम के हिसाब से, जैसे प्रकृति में गर्मी, ठंडा, वर्षा आता है, तब अनुकूलन बना रहता है। एक बार लगातार किसी भी आदमी को अगर उस पर बैठा दीजिएगा तो निरंकुश हो जाएगा। हम पहली बार चुनाव में यहाँ आ रहे हैं नगर माने परिषद में, तो हम आग्रह करेंगे कि आप सत्ता को बदलिए, आप अपना सेवक बदलिए कि भाई ये सेवक हमारा किस योग्य होगा। जनता मालिक है, वो निर्णय करेगी। और प्रेम और सत्य और नम्रता के आधार पर हम जनता के बीच जाएंगे, यही मेरा अस्त्र है। और हम चूंकि सेवा किए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में सेवा किए, शिक्षा अनुशासन और शिष्टाचार का विषय ही होता है। तो अनुशासन और शिष्टाचार, शिक्षा और संस्कार समाज को दिए। हमने किसी बच्चों के अंदर में कुछ संस्कार भरने का काम नहीं किया। इसलिए इसी आधार पर हम समाज के बीच जाएंगे और जनता मालिक से बार बार आग्रह करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के भविष्य का निर्माण हो, आपके समाज में बेहतर वातावरण का निर्माण हो, व्यवसायियों से भी चाहते हैं कि सुरक्षा, सम्मान और सहयोग की आवश्यकता महसूस करते हैं, तो आप एक शिक्षाविद को, जो आपको आप वर्षों से जानते हैं, ऐसा नहीं है कि उस आदमी को आज राजनीति में कूद गए हैं, वो आदमी राजनीति के शिखर पर भी हैं, तो आप ऐसे व्यक्ति को अपना आशीर्वचन जब देंगे तो आपका सेवक 24 घंटा का सेवक होगा। सेवक सेवा करने के लिए होगा, आपके सुख दुख का होगा, आपके विकास का होगा। और नगर परिषद कांटी बिहार और देश के मानचित्रों पर अगर मौका मिला तो स्वर्णिम रचना में, इतिहास में लिखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कारीसर थे। खास बातचीत हुई है चुनावी मुद्दे को लेकर के। कांटी नगर परिषद क्षेत्र से सभापति के दावेदार हैं और 17 तारीख को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। और इस संबंध में बातचीत हुई। बातचीत में इनका साफ कहना है कि जीत का एक ही मूल मंत्र है, शिक्षा, नम्रता और प्रेम। यही लेकर के लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। दावेदार कई है, सत्ता के लिए लगातार लड़ाई संघर्ष जारी है, लेकिन इस संघर्ष में कौन बाजी मारता है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। धन्यवाद।
शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।